हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज का मेरा विषय है समास। तो समास दो शब्दों के योग से मिलकर के बना है। सम धन आस। तो सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, यानी दो शब्दों को पास रख देना ही समास कहलाता है। समास जिस प्रकार से हम संधि करते समय दो वर्णों के मेल का संधि करते हैं, उसी प्रकार से समास में हम दो शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। तो मेरा सवाल पहला होता है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है कि संक्षेप करना, शब्दों को संक्षेप करना, शब्दों का सम्मिलन करना या उनका मिश्रण कर देना ही हमारा समास कहलाता है। आगे परिभाषा। अगर इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक कर देना ही समास कहलाता है। हाँ, अगर कम शब्दों में हम इसकी परिभाषा याद करें तो इसकी परिभाषा होगी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं, यानी कि एक प्रक्रिया ही समास कहलाती है। शब्दों की एक प्रक्रिया ही समास कहलाती है। आगे अगर दूसरा परिभाषा हम याद करना चाहते हैं तो दूसरी परिभाषा होगी, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना होती है तो यही प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है। आगे हम चलते हैं समास। समास में हम समस्त पद किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है मेरा, समस्त पद किसे कहते हैं। तो सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम समस्त पद कहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द ही हमारा समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समस्त पद में जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। यहाँ हम पद अर्थात पद का अर्थ होता है शब्द, यानी जो पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद और जो दूसरा शब्द होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे उदाहरण हम दें तो होगा गंगा जल। यहाँ गंगा का जल, हम उसका समास विग्रह करते हैं गंगा का जल। तो गंगा जो है वह मेरा पूर्व पद है और जो जल है वह मेरा उत्तर पद है, और इन दोनों को गंगा का जल, इन दो पदों को जब हम एक में मिला देते हैं तो हो जाता है गंगा जल। इस प्रकार से ये बन जाता है समस्त पद। आगे मेरा क्वेश्चन है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो विग्रह का अर्थ होता है अलग कर देना, यानी समास को अलग कर देना, समास को अलग अलग लिखना। जो हमारे समस्त पद हैं उन्हें अलग अलग लिखने की प्रक्रिया ही हमारी समास विग्रह कहलाती है। तो समस्त पदों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया ही हमारी समास विग्रह कहलाती है। जैसे कि भूख मरा, भूख मेरा समस्त पद है। अगर इसका विग्रह हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, भूख से मरा। तो यहाँ बीच में क्या मेरा आया, अवयव शब्द आया। तो जो यह अवयव शब्द होते हैं यह क्या करते हैं, जब हम समास विग्रह करते हैं तो हमारे बीच में अवयव शब्द आ जाते हैं, और जब हम इस समास विग्रह को समस्त पद में बदलते हैं तो हमारे जो अवयव शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है। आगे जैसे देशभक्ति, तो यहाँ क्या है, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति तो मेरा समस्त पद है, अगर हम उसका विग्रह करते हैं तो होगा देश के लिए भक्ति। तो यहाँ के लिए क्या है, मेरा एक प्रकार का अवयव शब्द है। तो इस प्रकार से जब हम विग्रह करते हैं तो हमारे अवयव बीच में आ जाते हैं, जिन्हें हम अलग, यानी शब्दों को अलग लिखने की प्रक्रिया हमारी समास विग्रह कहलाती है। इस प्रकार से अब तक हम समास के अर्थ, समास की परिभाषा, समस्त पद और समास विग्रह जान चुके हैं। तो आगे हम चलते हैं
यहाँ हम आपको बता दें कि हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के समासिक पद प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है मेरा संस्कृत के शब्द। संस्कृत के शब्दों में जैसे चक्रपाण, यथेष्ट, चतुरानन आदि शब्द जो होते हैं वह हमारे संस्कृत के शब्द समास में लाए गए हैं। दूसरा है मेरा हिंदी के शब्द। हिंदी के शब्द अधिकतर द्वंद्व भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं द्वंद्व समास में, तो जैसे हाथों हाथ, घोड़ा हाथी आदि शब्द। आगे है उर्दू शब्द। उर्दू शब्दों को भी हम समासिक पदों में लाए हैं, जैसे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे लाजवाब, बेशक, लाइलाज आदि। और इनके साथ साथ इनके अतिरिक्त हम हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी शब्दों को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, टिकट चेकर आदि ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं, पुलिस चौकी, जिन्हें हम हिंदी शब्दों में भी समासिक पदों में सम्मिलित करते हैं। आगे चलते हैं। आगे मेरा सवाल है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्य प्रकार से 6 भेद होते हैं। समास को कितने भागों में बांटा गया प्रश्न बनता है, तो क्या कहेंगे कि समास को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से यहाँ हम आपको नाम बता दें उनके। तो पहला मेरा समास है अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम इन समास के परिचय आपसे करा दें और इन समासों का जो विवरण है, विस्तार रूपी विवरण हम अगले वीडियो में देंगे, लेकिन हाँ इनके परिचय आपसे करा दें कि हम अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं। तो अव्ययी भाव समास, यहाँ इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि जिस समास में जिसका पूर्व पद प्रधान होता है और जिसका पूर्व पद अव्यय हो, वही हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। यहाँ हम आपको अव्यय बता दें तो अव्यय हमारे होते हैं जैसे उप, प्रति, यथा। तो ऐसे शब्द जो शब्दों के पूर्व आते हैं, जो अव्यय होते हैं, वहाँ मेरा अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ तो आप उसके नाम से ही जान सकते हैं, जैसे कि उपगंगा, प्रतिदिन, संभव, उसमें हम यथा संभव करते हैं, यानी जितना संभव हो सके। इसका विग्रह क्या होगा कि जितना संभव हो सके, तो यानी यथा संभव। तो यथा क्या है मेरा अव्यय है, तो यहाँ क्या है मेरा पूर्व पद जो यथा है वह पूर्व पद यहाँ प्रधान है, अतः यह पद अव्यय होने के कारण यह मेरा अव्ययी भाव समास होगा। इस प्रकार से हम अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। आगे है मेरा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास, इसका परिचय करा दें तो तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है, यानी जिसे हम दूसरा पद कहते हैं, वह प्रधान होता है तथा जो पूर्व पद होता है वह मेरा गौण होता है। यहाँ और बता दें कि दूसरा पद प्रधान तो होता है, साथ में जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करते समय कारक के चिन्हों का प्रयोग तत्पुरुष समास में लाए जाते हैं, और जब हम इन्हें समस्त पद बनाते हैं तो उस समय इन कारक के जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। आगे है मेरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वह मेरा उपमेय होता है या विशेषण शब्द होते हैं, और जो दूसरा पद यानी उत्तर पद होता है वह मेरा उपमान या विशेष्य होता है। इसकी व्याख्या हम आपको उदाहरण के साथ अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आगे चलते हैं द्विगु समास। तो द्विगु यानी कि जहाँ पूर्व पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची जैसे त्रिकोण, तो त्रि यानी 3 है, जिसके कोने कितने हैं, 3 है जिसका कोण, अर्थात यहाँ त्रि मेरा 3 होने का बोध करा रहे हैं, यहाँ संख्यावाची है अतः संख्या का बोध करा रहा है। तो द्विगु समास जो होता है उसका पूर्व पद संख्यावाची होता है।
तथा दोनों पदों के बीच में विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है। आगे है मेरा द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी जहाँ दोनों पद प्रधान हो, जहाँ दोनों पद प्रधान हो। अतः द्वंद्व समास का पहला चिन्ह होता है कि यहाँ योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन, तो योजक चिन्हों का प्रयोग बीच में किया जाता है। जहाँ योजक चिन्हों का प्रयोग पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में किया जाए वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, नीले नीले, दूध दही आदि शब्द होते हैं। आगे चलते हैं बहुव्रीहि समास। इसका परिचय आपको बता दें तो कोई तीसरा पद जो होता है, इसका जो अर्थ होता है, निकलता है, वह प्रधान होता है। जैसे कि अगर हम शब्द लें तो नीलकंठ, नीलकंठ मेरा कर्मधारय समास भी होगा कि नीला है कंठ, नीला है जो कंठ। यहाँ अगर हम कर दें नीला है जो कंठ, तो हम क्या हो गया, मेरा कर्मधारय हो गया। लेकिन हाँ, यही चीज़ हम कह दें कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात उसका अर्थ कौन ले जा रहा है, अर्थात क्या होगा, भगवान शिव। उसका जो अर्थ निकल रहा है, तीसरा पद जो निकल रहा है, वह क्या है, भगवान शिव। तो यहाँ जो तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको 6 समासों का परिचय बताया। तो आगे इसकी जो व्याख्या रूपी जो उदाहरण है वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी अगर आपको समास समझ में आए हों तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।